एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बातचीत करेंगे स्प्रिंट बैच के तहत भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पर। ये सीयूटी के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। पिछली वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, सबके लिए थैंक यू। वहां पे मैंने शुरुआत में आपको थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा सिखाया, इसके बाद हम क्वेश्चंस करना शुरू हुए थे। आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। जहां पे आपको थोड़ी मोड़ी तकलीफें आती है, उस थ्योरेटिकल पार्ट को मैं लेकर के आया हूं, आज वो करवा दूंगा। इसके बाद दिक्कत तकलीफ खत्म हो जाएगी। आइए बातचीत करते हैं डी लाइन फॉर हाइब्रिडाइजेशन पर। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है, पूछेगा भैया अगर ऑक्टाहेड्रल आपको कॉम्प्लेक्स देगा और कहेगा कि बताइए यहां पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इन दोनों में से कौन सा है, यह पूछा जाता है। या कहा जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या और सारे क्वेश्चंस होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह पे, उन पे चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी हमें जो चर्चा करनी है वो हाइब्रिडाइजेशन की। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लल्लू तरीका है भाई, बहुत ही आसान तरीका है। अरे बहुत आसान सा टॉपिक है। ये हमने क्या बनाया, एक लाइन बनाई, मैंने इस लाइन का नाम रख दिया डी लाइन। डी लाइन पे क्या लिखा है, D0, D1, D2 एंड D3, ऐसे करके D4, D5, D6 से लेकर के D10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। क्या इसके अलावा और कुछ होता है क्या? और कुछ होता है क्या? हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री डी ब्लॉक के एलिमेंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि यही लोग तो कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता और औकात रख रहे हैं। यस सर। यहां पर जो चीज लिखी गई है आप समझिए क्या है, समझना। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, उस कॉम्प्लेक्स में D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है या D1 आता है, D2 आता है, D3 आता है, तो उस समय ये गारंटी है, कोई शक मत करना, ये गारंटी है कि वहां पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। और अगर इनर d ऑर्बिटल यूज होता है, 3d ऑर्बिटल मान लीजिए यूज होता है, तो हम कह देते हैं कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पे सेंट्रल मेटल की खोपड़ी पर D0, D1, D2, D3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये गारंटी है। कुछ खास चेक करने की जरूरत नहीं है, लिगेंड विगेंड कुछ मत चेक करो उस समय, केवल डायरेक्ट बोलो कि D2sp3 आएगा, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जहां पे D7, D8, D9 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो उस कंडीशन में हमेशा, मैं ऑलवेज शब्द यूज कर रहा हूं, लिख भी देता हूं, कहीं बच्चे को कोई शक हो जाएगा तो पेपर में पता नहीं क्या छाप के आएगा। ऑलवेज के लिए कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मेरे भैया, कि हमेशा यहां पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d2 का मतलब अब की बार आउटर d ऑर्बिटल यूज हुआ है। जैसे मान लीजिए यहां 3d यूज हुआ तो यहां 4d यूज हो रहा होगा। इस कंडीशन में, कृपया ध्यान सुनिए, इस कंडीशन में इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो D7 से लेकर के D10 तक ये स्वयं गारंटी है कि भैया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और इनके लिए ये गारंटी है कि यहां हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यहां पर लिगेंड चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेटल देखो, मेटल की खोपड़ी पर चार्ज देखो, चार्ज देकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर दो, खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहां लगाएंगे खोपड़ी? जब आएगा D4, D5, D6, तो इस समय सावधान हो जाएंगे, ये अब लिगेंड पर डिपेंड करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख जाए तो अब ये सारी बातें, मतलब आप समझना ध्यान से, डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि यार यहां पर ये आएगा या ये आएगा। तो भैया जी दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। D2sp3 या sp3d2 में से कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन इसका जजमेंट कहां से आएगा? इसका जजमेंट लिगेंड को देख करके आएगा। सर लिगेंड को देख करके कैसे आएगा? आपको बताया जाता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, उसके आधार पर यह डिसाइड होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, इसको कहां सिखाया गया है आपको? CFT के अंदर। तो भैया इनके हाइब्रिडाइजेशन को मैं CFT से रिलेट करूंगा, ध्यान देना। वैसे हाइब्रिडाइजेशन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट है, और सीएफटी में तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है कौन सा वीक है, तो यार हाइब्रिडाइजेशन भी इजीली प्रेडिक्ट हो जाता है। तो इसकी चिंता अपन बोल बोल भाई, यहां की चिंता अपन नहीं करेंगे। किसकी चिंता करेंगे? सिर्फ इतने की और इतने की, ठीक है। इसकी भी चिंता नहीं करेंगे। अभी देखना, अगले कुछ सेकंड बाद कहोगे अरे तो धुआं था, कुछ नहीं था सर, देखते जवाब मारूंगा मैं। ये देखो भैया, बताओ स्कैंडियम H2O6 2+, बताओ क्या है? स्कैंडियम 2+ का मतलब होता है D1। D1 देखना का मतलब है D2sp3, कुछ बोलने की खास जरूरत नहीं है। टाइटेनियम की खोपड़ी पर 2+, टाइटेनियम मतलब D2 सिस्टम हो गया ना, टाइटेनियम 2+, D2 मतलब D2sp3। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें कोई शक गुंजाइश है ही नहीं। अगली चीज, वैनेडियम 2+ D3 सिस्टम है, तो भैया जी आपको पता इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अगला देखें, स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+ का मतलब D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तब भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा। बात ठीक कह रहा हूं क्या? अब एक बात बताओ सर, क्यों? मैं कैसे मान लूं? ऐसे थोड़ी नहीं चलता कि आप कहोगे मैं कह दूंगा हाँ हाँ बात एकदम सही है, बुद्धि लगाने का काम है। तो इधर देखो, ये देखो भैया, जैसे मैं ले लेता हूं, मान लो यहां पर मैं ले लेता हूं स्कैंडियम 3+ वाली कहानी। स्कैंडियम +3 में क्या आएगा? D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या बोलेंगे भैया, 3D के अंदर, ये हमारा 3D है, क्या 3D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं सर, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात बताइए, हाइब्रिडाइजेशन में क्या 3D के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो सकते? अरे सर क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अरे जब हो सकते हैं 3D के इनर वाले, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, तो भैया जी ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनाएंगे क्या? यस सर बनाएंगे, इसीलिए यहां पर D0 के लिए। आप सुनो, अगर मैंने D1 कर दिया तो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तब भी तो ये 2 मर्ज हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, मर्ज नहीं हाइब्रिडाइज कर सकता है। अगर मैं D2 कर दूं तब भी ये दोनों जा सकते हैं, D3 कर दूं तो देख रहे हो कॉन्सेप्चुअल है, D3 भी करेंगे तब भी ये 2 यहां पर जा सकते हैं। इसी वजह से ये लाइन बोली जा रही है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगर मैं बात करूं जिंक 2+ की, तो आपको पता है कि जिंक 2+ का मतलब हो गया D10 सिस्टम। D10 सिस्टम, अब एक बार सोच के देखो, D10 का मतलब क्या हुआ? यहां पे भर के दिखाता हूं आपको। D10 का मतलब क्या हुआ मेरे बंधु? आप बोलेंगे कि सर D10 का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन D में भर दो 3D के अंदर, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे जब पूरा D भरा हुआ है तो यहां से कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन में वो तो पार्टिसिपेट करता नहीं, तो कौन करेगा? अरे बोलो कौन करेगा? आप कहेंगे सर यहां पर तो 4D करेगा। अगर 4D करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? आप कहेंगे कि ये देखिए S से शुरुआत किया, P को पूरा ले लिया, और D में से क्या करिए 2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? D तक 2 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा। तो मतलब कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमने 4D यूज करा है, ठीक है। इसके लिए आगे हम चर्चा करेंगे, और उस समय जब पता चल जाए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड, तो आपका काम अपने आप बन जाएगा, फिर सरदर्द की जरूरत तो नहीं होने वाली, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और यहीं से हम सीखते हैं किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। यहीं से हम डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे। कई बच्चे कई सारे ना कॉम्प्लेक्स रट जाते हैं, कॉम्प्लेक्स रट जाते हैं, अरे इस कॉम्प्लेक्स में ऐसा दिखेगा तो मैं ऐसा कहूंगा। नहीं भैया, इसकी जरूरत नहीं है, यहां पर प्यार से सिखाऊंगा, 2 मिनट में कहानी क्लियर है। देखना, पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके आधार पर बनी है? सर वो डेल नॉट के डिफरेंस पर बनी हुई है। डेल नॉट क्या होता है सर? T2G और EG के बीच में जो गैप है उसके हिसाब से बना हुआ है कि हमारा मेटल आयन जो है लिगेंड के साथ कितना इंटरैक्ट कर रहा है। अच्छे से इंटरैक्ट करेगा तो T2G और EG के बीच में गैप ज्यादा आएगा, और जो ज्यादा अच्छे से इंटरैक्ट करता है लिगेंड, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि ऐसा लिगेंड जो स्ट्रांगली इंटरैक्ट करता है मेटल के आयन के साथ, वो T2G और EG के बीच में गैप बढ़ा देता है। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आपके पास इतना होगा। तो यहां पर कैसे होता है देखना भैया, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डोनर्स में कार्बन डोनर्स जो होते हैं वो ज्यादा स्प्लिटिंग कराते हैं T2G और EG के बीच में, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। तो आपने किसमें पढ़ा है भैया बोलो? आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, क्या आता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक तरीके से। तो फ्लोरीन क्या है? हेलोजन है।
क्लोरीन क्या है मेरे भैया, हेलोजन है। तो आप क्या बोलोगे, कार्बन के अंदर ज्यादा डेल नॉट, इसके बाद ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब समझना ये कि कार्बन डोनर्स का क्या मतलब है। सर हम जानते हैं क्या है कार्बन डोनर, जहां पे कार्बन जो है डोनेट कर रहा है मेटल की तरफ। ठीक है, देखते हैं जैसे यहां पे Cn नेगेटिव एंड Cu ये दोनों कार्बन डोनर्स हैं, लेकिन यहां से यहां तक को देखो ये सारे नाइट्रोजन डोनर्स हैं। ये क्या है मेरे भाई, ये देखिए NCS EDTA NH3N EN ये नाइट्रोजन डोनर्स हैं। आगे कौन थे, कार्बन डोनर्स। इसके बाद ऑक्सीजन डोनर्स में देखेंगे तो आपको ये नजर आएंगे ऑक्सीजन डोनर्स। अब हेलोजन डोनर्स में कैसे है, F नेगेटिव Cl नेगेटिव Br नेगेटिव I नेगेटिव। तो F नेगेटिव Cl नेगेटिव Br नेगेटिव I नेगेटिव। बीच में बस ख्याल किसका रखना है, इनका रखना है, और सल्फर की खोपड़ी पर जो 2 नेगेटिव है इसका रखना है। तो F नेगेटिव के जस्ट बाद आता है सल्फर की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव, और Cl के जस्ट बाद आता है SCN2 नेगेटिव। थोड़ा सा हिंट भी आपके दिमाग में इस तरीके से रहेगा। ठीक है, क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि कार्बन डोनर आगे, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या है, हेलोजन डोनर्स यहां पर है। अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे। समझना, पहले हम 3D सीरीज के मेटल्स पर चर्चा कर लेते हैं कि 3D सीरीज के जो मेटल्स हैं वो जिस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स हैं, क्या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्या वो वीक फील्ड है, वो बारीक लाइन कहां है, कैसे ड्रॉ की जाएगी, वही तो समझाना है। जब मेटल पर ध्यान दें, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, उसमें मेटल है और वहां पर 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, और यहां पर इस तरीके से मान लीजिए 2+ लिखा है, इस तरीके से 2+ लिखा है, इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स है, और जो हमारा ये मेटल M है, ये मेटल M 3D सीरीज का, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम से लेकर के जिंक तक का कोई मेटल है, तो क्या करना है, ध्यान से समझना। उस कंडीशन में I नेगेटिव से लेकर के En तक, I नेगेटिव से लेकर के En तक इतने लोगों को हम वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। इतने लोगों को हम वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। सिर्फ कार्बन डोनर्स CO एंड Cn नेगेटिव यही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। कब, जब यहां मेटल की खोपड़ी पर 2+ हो, जब मेटल पर 2+ हो। ध्यान रखना, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, +2 आया, और ये चेक कर लीजिए क्या I नेगेटिव से En तक के बीच का, यहां से लेकर के यहां तक का, क्या ये लिगेंड है जो यहां पर L लिखा है? अगर है तो ये जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा। लेकिन अगर यही मेटल की खोपड़ी पर +3 होता, अगर यही मेटल की खोपड़ी पर +3 होता, तो I नेगेटिव से वाटर तक, ध्यान देना, I नेगेटिव से वाटर तक को हम वीक फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करेंगे। बहुत आसान होता है, याद करवा दूंगा मैं। देखो क्या बोला मैंने, 3D सीरीज है, 3D सीरीज में जब मेटल की खोपड़ी पर +2 है तो सिर्फ कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बाकी यहां से लेकर के यहां तक के सब लोग वीक फील्ड लिगेंड हैं। लेकिन अगर मेटल की खोपड़ी पर +3 है तो आप कहोगे कि भैया कार्बन डोनर एंड नाइट्रोजन डोनर ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और यहां से लेकर के आगे तक, इधर जो मतलब पीछे तक हम बोले तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। यस सर, ये बात याद रहेगी सर खोपड़ी में। अब एक बहुत ही खास बात सिखाता हूं जहां आप कंफ्यूज होते हो। ये कहानी सब पर लागू होती है, लेकिन कोबाल्ट पर थोड़ी सी ट्विस्ट आ जाती है। कोबाल्ट 3+ में स्पेशल केस क्या है कि कोबाल्ट 3+ में अगर आपको कहीं ये मेटल कोबाल्ट दिखे और यहां खोपड़ी पर 3+ दिखे कोबाल्ट के, तो उस समय ध्यान रखना कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर और सभी ऑक्सीजन डोनर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। दोबारा सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा कि यह बात तो सब पर लागू होगी, लेकिन किस पर नहीं लागू होगी, कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट 3+ के लिए कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर और साथ साथ ऑक्सीजन डोनर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। लेकिन बाकी मेटल्स में आप देखोगे जो ऑक्सीजन डोनर्स हैं वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं जब मेटल पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये बात तो बहुत आसानी से याद रहती है, इतना कोई सरदर्द नहीं है। अगली बात देखते हैं। अच्छा, मैंने ऑक्सीजन डोनर्स में सारे लिख दिए कि यही लोग मिल सकते हैं आपको ऑक्सीजन डोनर के फॉर्म में। तो अगर कोबाल्ट 3+ के साथ ये ऑक्सीजन डोनर हुए, अगर कोबाल्ट 3+ के साथ ये नाइट्रोजन डोनर्स हुए, अगर कोबाल्ट 3+ के साथ ये क्या हुए, कार्बन डोनर्स हुए, तो ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे। अब एग्जांपल करके दिखाऊंगा मैं। लेकिन अगर
आपके 3D सीरीज का कोई मेटल है, उसकी खोपड़ी पर +4 है, तो सारे के सारे लिगेंड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करने लग जाते हैं। मैं आपको रीजन बता देता हूं, हो क्या रहा है, मेटल पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा होता है, स्प्लिटिंग उसी तरीके से बढ़ती जाती है। तो मेटल पर जितना चार्ज होता है उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होती जाती है, और यही वो वजह है कि पहले सिर्फ लाइन यहां पे थी कि यही दो लोग कार्बन डोनर्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड थे, लेकिन जैसे 3+ हुआ ये लाइन यहां आ गई, जैसे 4+ हुआ ये लाइन यहां आ गई, जो कि क्या करती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को अलग अलग करने वाली लाइन है। आई होप आपको आनंद आया हो। बस इतने से काम बन जाएगा। ये ब्रह्मसूत्र है, ये ब्रह्मबाण है, ये रामबाण है, ये बहुत काम आता है। ठीक है जी, बहुत तपस्या के बाद ये चीजें निकली। आइए देखते हैं, अगर ये जो मेटल M है वो 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है, 4D सीरीज या 5D सीरीज का है, तो चाहे उस पर +2 हो, चाहे उस पर +3 हो, चाहे उस पर +4 हो, सारे के सारे लिगेंड इस मेटल के इस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। समझ में आ गई बात? तो सारे लिगेंड यहां से लेकर के यहां तक के सारे लिगेंड इन मेटल्स के इन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। यहां वीक फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना। सर ये तो काम बन गया, बड़ा आसान हो गया ये तो। अब तो भैया हमें समझ में आ गया कि अगर ये लोग दिखेंगे तो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड, और यहां से हम छांट लेंगे 3D। आइए एग्जाम्पल करें। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपके सामने रखा है। आइए क्वेश्चन करा देते हैं आपको। क्या लिखा है, कोबाल्ट 2+। बताएं मेरे बंधु क्या लिखा है, कोबाल्ट की खोपड़ी पर 2+। और लिगेंड कौन है भैया, NH3। NH3 क्या होता है, नाइट्रोजन डोनर। नाइट्रोजन डोनर है ना NH3। अरे सर अगर कोबाल्ट पे 2+ मतलब मेटल की खोपड़ी पर +2 है, तो I- से En तक वीक फील्ड लिगेंड होगा। इसका मतलब इस समय जो NH3 है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और कोबाल्ट अगर 2+ की मैं बात करूं तो D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। क्या आएगा, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और अगर मैं इसको T2G और EG में, ध्यान दें कृपया, T2G और EG में तोड़ता तो मैं कैसे भरता मेरे भाई, हमें कैसे पता करना होता, मेटल देखा, वीक फील्ड लिगेंड पता चल गया, तो भैया क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से भर देंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब आपकी खोपड़ी में शायद नाच गया होगा कि यहां पर तो कोबाल्ट की खोपड़ी पर 3+ है, क्योंकि NH3 तो न्यूट्रलाइज कर जा रहा है, मतलब न्यूट्रल है, तो ये क्या होगा 3+। अगर कोबाल्ट पे 3+ है तो आपको पता है कि कोबाल्ट का 3+ नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन डोनर के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह है। इसका मतलब इस समय NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। कोबाल्ट 2+ के साथ NH3 वीक फील्ड है, लेकिन कोबाल्ट 3+ के साथ NH3 वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर एक एक लिगेंड रटोगे पागल हो जाओगे। इससे बढ़िया भैया ये ब्रह्मसूत्र अपनी जेब में रख लो, इधर है ना, या तो आगे रखो, नहीं तो तुम तो भूल जाओगे। और ये जो है ये तो यार सिंपल है ना भाई, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब यहां पे आइए, इधर आइए, इधर RH NH3 6। RH कहां का है सर, ये तो 4D सीरीज का है। RH अगर 4D सीरीज का मेटल मिल गया तो भैया लिगेंड देखने की जरूरत है क्या? तो ये लिगेंड क्या करेगा, सिंपल बोल दो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो कोई भी लिगेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर जाएगा। सर यहां की बात करें तो यहां पर होगा कोबाल्ट 3+, लेकिन कोबाल्ट 3+ के साथ Cl- एज अ लिगेंड है। तो Cl- क्या है भैया, हाइलोजन डोनर। और हाइलोजन डोनर कोबाल्ट 3+ के साथ वीक फील्ड की तरह बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह कौन कौन करता है, सिर्फ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डोनर। सर ये तो मजेदार चीज पढ़ा दिया आपने, मजा ही आ गया कि नहीं आ गया भाई, कमेंट में दिखना चाहिए। ये क्या है, ये मैंने बताया कि ये वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक, आई होप आपको इसमें आनंद आया हो। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि कब टेट्राहेड्रल है, कब स्क्वायर प्लेनर है। सर ये तो बड़ी बड़ी जहमत है, मैं जान ही नहीं पाता हूं कि कब टेट्राहेड्रल बोलूं और कब स्क्वायर प्लेनर बोलूं। अभी 5 मिनट बाद ये भी क्लियर होगा। देखो भैया ये भी एक डी लाइन है, तो D0 से D7 तक, D0 से D7 तक हमेशा, ध्यान दें, D0 से D7 तक हमेशा आपको टेट्राहेड्रल मिलेगा। क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल TD मिलेगा। D10 पर भी आपको टेट्राहेड्रल मिलेगा।
D10 पर भी आपको टेट्राहेड्रल मिलेगा, क्योंकि देखो D10 हो गया, सारे के सारे भरे हैं, तब हम कह देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस वजह से टेट्राहेड्रल है। और जान लीजिए D0 से D7 वाला भी क्या होता है, टेट्राहेड्रल। दिक्कत कहां है, यहां पे। इसका मतलब सर स्क्वायर प्लेनर यही होता होगा, नहीं, इसमें D8 और D9 में हमें यह चेक करना होता है कि हमारा लिगेंड कैसा है, उसके आधार पर यह जस्टिफाई कर पाएंगे हम कि कौन सा लिगेंड, कौन सा जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल और कौन सा स्क्वायर प्लेनर है। अरे भैया कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा, कोई मेटल होगा और 4 लिगेंड होंगे, कुछ आयन वायन यहां पे हो सकते हैं, ठीक है। इस Ml4 टाइप का, तो Ml4 टाइप में तो 2 हो सकता है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। देखो टेट्राहेड्रल तो यहां से यहां तक फिक्स है और D10 में टेट्राहेड्रल फिक्स है, लेकिन यहां पर दोनों हो सकते हैं, हो सकता है टेट्राहेड्रल हो सकता है स्क्वायर प्लेनर हो, यहां दोनों हो सकता है। इसको कैसे करेंगे आगे चर्चा होगी, पहले इसको देख लेते हैं। D10 लिखा है तो यहां पर क्या लिखा है, ZnCl4 2 नेगेटिव, यहां पर क्या आएगा, जिंक पे 2+, अगर जिंक पे 2+ का मतलब हो गया तो D10 का मतलब ये टेट्राहेड्रल है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। समझ में बात आ गई होगी। यहां पर देखें NiCO4, सर Ni तो D8 होता है ना, आपने D10 क्यों लिख रखा है, अरे भाई देखो यार 4s2 क्या होता है 3D8, लेकिन ये होता कहां पे है, ये निकल में होता, न्यूट्रल निकल ऐसे ही लिखा जाता है, और यहां पे भी निकल पे क्या न्यूट्रल है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन के वक्त हमें s ऑर्बिटल खाली चाहिए। क्या बात करो सर, इसका मतलब समझ नहीं आया। अरे भैया या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है या तो dsp2 होता, क्या इसके अलावा कुछ और पढ़ा है क्या आपने। अरे dsp2 होता है किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए, sp3 होता है टेट्राहेड्रल के लिए। इसका मतलब s ऑर्बिटल जरूरी है, बिना s ऑर्बिटल के काम नहीं बनेगा। इसका मतलब आपको s ऑर्बिटल खाली कराना पड़ेगा। तो खाली कराने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन नाच करके कहां आ जाए, इस 3D8 में, और 2 नाच के इधर पहुंचे तो कितना हो गया, अरे बोल मेरे भाई, सर D10 हो गया। शायद आनंद आया होगा, है ना। सिमिलरली यहां पर एक हमने लिखा है MnO4 नेगेटिव, है ना, ये पर मैग्नेट तो सुना ही होगा, तो यहां पे ये भी क्या है, D0 आता है इसके अंदर, और ये भी क्या होता है, MnO4 नेगेटिव क्या होता है, टेट्राहेड्रल नेचर का होता है। आइए अगला देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और आपका यहां पे जो मेटल M है उस मेटल पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये हमारा मेटल 3D सीरीज का है, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम से लेकर के जिंक तक का है। और वहां पर हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, D8 या D9, क्योंकि यही तो पता करना है। तो देखो कैसे देखना है, देखना भैया ध्यान से, देखो कैसे देखना है। अगर ध्यान से देखना, अगर मेटल के साथ, इस M के साथ ये जो लिगेंड L लगा हुआ है वो I नेगेटिव से वाटर तक है, तब तो वो टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन अगर ये लिगेंड L NH3 से CO तक का है, जो पीछे पढ़ाया ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, बस उसमें ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो यहां से यहां तक में आप कहते हो कि ये स्क्वायर प्लेनर है। अगर ये लिगेंड्स है तो ये Ml4 क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर ये लिगेंड्स हैं यहां पर तो ये भैया क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। आनंद आया क्या, बोल मेरे भाई, आनंद आया क्या। देखो निकल के साथ कौन प्रेजेंट है, सर निकल पे D8 है, बात आपकी एकदम सही है। और क्लोरीन क्या है, यहीं पे आता है, हाइड्रोजन डोनर यहीं पे आएगा बीच में इनके। अरे I नेगेटिव से पहले ही मतलब बाद में आता है, इधर से चले I नेगेटिव की तरफ से, तो Cl आता है यहां पे। इस वजह से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल। कितना आसान है, कोई सरदर्द है क्या। यहां पे देखो, यहां पर लिखा है कॉपर, कॉपर में आता है D9, D9 के टाइम पे आपको NH3 दिखा, इसका मतलब गारंटी स्क्वायर प्लेनर है। कुछ सोचना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। अब एक बात और देखो, चलो इधर आओ, हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं NiCl4 में, NiCN4 में, है ना, NiCl, NiCN4 में और NiCO4 में, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो NiCO4 गारंटी D10 हमेशा टेट्राहेड्रल। Cl4 लिखा है तो Cl यहां पर आता है टेट्राहेड्रल। यहां पे देखिए Cn नेगेटिव, Cn कहां आता है, इनके बीच में यही आता है ना, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। कितना आसान है भाई, शायद मजा आया होगा। बाकी ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप चाहें तो पचा लें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ना। ये जो हमने पढ़ाया वो आपको कहां चेक करना है, कुछ ऐसा चेक करना जहां पर मेटल पर क्या हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो और आपका मेटल 3D सीरीज का हो। लेकिन अब लिगेंड चाहे जो ले लो, लिगेंड चाहे जो ले लो आप, ऑल लिगेंड्स ऑफ 3D सीरीज का, चाहे +3 ले लो चाहे +4 ले लो, ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे, स्क्वायर प्लेनर। 4D 5D का लोगे तब भी वो स्क्वायर प्लेनर। तो ये वाले तो स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ये वाले स्क्वायर प्लेनर होते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं थोड़े,
है ना। तो जैसे निकल के नीचे क्या होता है, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, यहां पर भी D8 अगर आता है तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बताया क्या है कि 4D एंड 5D सीरीज में +2 +3 +4 किसी भी लिगेंड के साथ आएगा तो वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही होता है। आसान था कि नहीं था? शायद आप इसी से परेशान रहे होंगे अभी तक। अब आपको देखिए, मैंने जो शुरू में बोला था ना, एकदम शुरू में जब पढ़ा रहा था मैं D लाइन, वो पहला वाला जब ब्रह्मास्त्र पढ़ाया था उस समय ही मैंने बताया था कि जब हम चर्चा करेंगे किस पर भैया, D4 D5 D6, तो आप वहां पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगा लेना। 1 मिनट, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमें क्या पता चल जाएगा, पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा। देखो होता क्या, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, 1 मिनट। हाँ, जब कभी भी D4 D5 D6 मिले तो आप क्या करिए, ये पता कर लीजिए कि उनका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्या इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा या नहीं करेगा। अगर पेयर करेगा तब हाइब्रिडेशन देखना आसान हो जाएगा। आई होप आपको समझ में बात आ गई होगी अब, ठीक है ना। आइए, अब ये तो कुछ घर के लिए आपके काम दूंगा मैं, ये आपका होमवर्क है क्योंकि मैंने सब पीछे एक्सप्लेन कर दिया। एक्चुअली देखो क्या एक्सप्लेन किया, NiCO4, आपको पता है NiCO4 में क्या आएगा, Na2+। Na2+ का मतलब हो गया D8, ठीक। और क्लोरीन हमारा कैसा है, आपको पता है कि यहां पर देखो टेट्राहेड्रल आएगा। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन एक बार जस्ट दिखाना चाह रहा हूं, ऐसा बहुत मेहनत नहीं करवाऊंगा आपसे, एक बार बस देख लीजिए। 5 6 7 8 D8 इस तरीके से भर देंगे। अब देखिए क्या होगा, तो ये जो S और P खाली है, कौन है ये, 4S है और ये 4P है, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। वो क्या बनाएंगे बोलो, आपस में मिक्स होकर के क्या बनाएंगे, देखो ये हमने एग्जैक्ट कॉपी मार दिया और इन सबको क्या करा, हाइब्रिडाइज करा दिया। और हाइब्रिडाइज कराएंगे तो ये क्या मिल गए हमें, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां पर मिल जाएंगे, है ना। S और P आपस में मिक्स करके जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा हो जाते, तो वही मिल गया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, sp3 है। वैसे भी मैं पहले बता चुका हूं टेट्राहेड्रल कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि निकल के साथ निकल क्या है, D8, और D8 के साथ अगर Cn नेगेटिव एज अ लिगेंड है तो ये गारंटी है स्क्वायर प्लेनर आएगा। अब एक बात और देखिए, अगर स्क्वायर प्लेनर आपको पहले से ही कंफर्म है तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। क्या आएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। आप इस तरीके से भी देख लीजिए, है ना। तो DsP2 कैसे आएगा, Cn नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दोबारा सुनना, Cn नेगेटिव एक तरीके से क्या करता है, पेयर करता है। तो पेयर करेगा तो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा लीजिए तो एक तब भी लास्ट में खाली रहेगा। जब ये खाली रहेगा तो देखें क्या होगा, ये वाला D जाएगा, ये वाला D, ये वाला S और ये दोनों P, तो ये क्या हो जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये आपस में मिक्स करके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन मैं यहां भर दे रहा हूं, ये वाले कॉपी करके, तो ये आपस में मिक्स हो गए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये सब पढ़ाया जाता है आपको, तो आप आना चाहिए। NiCO4 की बात करें तो आपको पता है कि निकल पे आ जाएगा भैया D10, है ना। क्यों D10 आता है आपको पता चला, पढ़ाया गया है। 8 भरिए पहले, चलिए 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 8 भरिए, 8 नहीं 9 हो गया जनाब। हमें क्या करना भैया, 8 भरना था। तो पहले देखिए हमने D8 भरा, सुनना ध्यान से, पहले D8 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ऊपर इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो S खाली हो जाएगा, S खाली हो गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, बस खत्म, sp3 आएगा। तो आप दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपको पहले से पता है कि टेट्राहेड्रल तो sp3 ही है, sp3 पता चल गया तो टेट्राहेड्रल है। आई होप आपको आनंद आया होगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि भैया लॉजिक डेवलप और हो बढ़िया थे, ना, थोड़ा एनालिटिकल पावर बढ़े आपकी। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए, आपके लिए है। बीच में इक्विलिब्रियम का साइन छूट गया है तो वो मैं बना देता हूं। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्या लिखा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली भरना, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लगा दिया गया है। बुद्धि वही लगानी है तुम्हें, कौन सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली बुद्धि लगानी है। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये साइड अच्छा बन रहा होगा, ये कहीं ना कहीं स्टेबल होगा, तभी रिएक्शन कहां भाग रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग रही है। यही बात होती है ना, तो बस यहीं से चेक करना है। तो यहां पर क्या लिखा है, के क्या है, यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, जहां पर कॉपर 2+ को डिफरेंट लिगेंड के साथ इंटरैक्ट कराया गया और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए। पूछ रहा है कि इन कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जहां पे के की वैल्यू ज्यादा होगी। के की वैल्यू ज्यादा का मतलब लॉग के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स इट, कहानी क्लियर है। लॉग के की वैल्यू हमें ज्यादा यहां दिख रही है, इसका मतलब है बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस दिस एंड दिस। ये डेटा देख करके जस्ट बोलना है आपको ये लाइन।
ठीक है। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। समझिए ध्यान से, पहले समझें क्या है। देखो भैया T2G और EG के बीच में जो गैप है यही तो एक्सप्लेन करते हैं ना अपन। एक मिनट, EG है, EG एंड T2G। मुझे लगता है कहीं वीडियो में पीछे मैंने E T2G लिख दिया है, देखना एक बार, है ना, अगर होगा तो वैसे यहां देखना, है ना। अब देखो होता क्या कि जैसे मान लो हमने क्या लिया, यहां पर है कोबाल्ट पे 3+, देखो यहां पर भी कोबाल्ट पे 3+ है, यहां पे भी, यहां पे भी। तो कोबाल्ट 3+ का क्या मतलब होता है बोलो? कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 का मतलब होगा D6। कोबाल्ट +3 का मतलब होता है D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो हमारा D6 है वो स्प्लिट कर रहा है लिगेंड के इफेक्ट की वजह से, वो स्प्लिट कर जा रहा है T2G और EG में। बोलो मामला ठीक है क्या? ये स्प्लिट कर रहा है सर, एकदम बात सही है, समझना ध्यान से। अब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहां जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो उसका ट्रांजिशन होता है, और ट्रांजिशन की वजह से ही वहां पर कलर आता है, जिसको हम T2G to EG क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं, या इसी को डी ट्रांजिशन कहते हैं कि d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन चला गया है। इतना बात बोलते हैं, यस। अब समझना ध्यान से, अगली लाइन क्या है, मैं जानबूझकर एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा बुद्धि खुले आपकी। देखो ये गैप जितना ज्यादा होगा, ये डेल नॉट, ये गैप जितना ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है, समझना ध्यान से, ये गैप जितना ज्यादा होगा, किसी क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी के फोटोन को आना पड़ेगा यहां के इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहां लेकर के जाने में, ट्रांजिशन कराने में। तो ये एनर्जी गैप जितना ज्यादा आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा लगेगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगी इसका मतलब है वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ क्या होते हैं, उल्टे रिलेशन में होते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, इम्प्रपोर्शनल रिलेशन में होते हैं। E = hc/λ नाम की कोई चीज आपने जरूर सुनी होगी, तो ये इम्प्रपोर्शनल रिलेशन में है। इतनी बात ठीक है। तो बस आपको क्या चेक करना है, एनर्जी का जो ट्रेंड है वो देख लो, उसी का जस्ट उल्टा कर देना, वेवलेंथ का आ जाएगा। यही इन्होंने पूछा भी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ। बस देख लेते हैं गैप कहां पर ज्यादा आएगा, बताइए डेल नॉट की वैल्यू कहां पर ज्यादा आएगी। सर यहां पर एक चीज देखो, कोबाल्ट 3+ यहां है, यहां है, इसका मतलब आयन तो बदल नहीं रहा, लिगेंड बदल रहा है। तो लिगेंड में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, Cn-, इसके बाद कौन सर, इसके बाद NH3, इसके बाद कौन, वाटर। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कहां होगी, Cn- में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। अगर यहां स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा है, अगर स्प्लिटिंग यहां सबसे ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो सबसे कम होगा। तो सबसे कम इसका है, कहीं है सबसे कम इसका, फिर NH3 वाले का, सबसे कम इसका, फिर NH3 वाले का, फिर वाटर का। तो ये रहा आपका जवाब। समझ बात साथ आ गया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है ताकि आपको चीजें समझ आए। अगला देखें, when 0.1 मोल COCl3 दिस इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। अच्छा तो कितना मिला, 0.2 मोल ऑफ AgCl। अच्छा इनको मिल गया, आपसे अच्छी बात है। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान पूछ लिया है। तो देखिए भैया इस क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने इसका 0.1 मोल लिया है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने इसका इतना मोल लिया है। जब मैंने इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराई, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ कराई, तो हमें 0.2 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है, देखना इसके 0.1 मोल से इसका 0.2 मोल मिल रहा है, मतलब इसके 1 मोल से इसका 2 मोल मिल रहा है। इसके 1 मोल से अगर इसका 2 मोल मिलेगा, इसका मतलब है कि डिब्बा के बाहर 2 क्लोरीन प्रेजेंट होगा, और यही जो 2 क्लोरीन है ये आयनाइज होगा, Cl- के फॉर्म में रहेगा, वो Ag+ के साथ जोड़ करके AgCl के प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से पता चला कि 2 क्लोरीन को हमें बाहर रखना है। अगर आप 2 क्लोरीन को बाहर रखेंगे तो मतलब साफ है कि भैया अभी हमें क्या करना है, 5 तो NH3 हो गया, 1 क्लोरीन हो गया, 5 NH3 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन बाहर। अब हमने कराई रिएक्शन किसके साथ, AgNO3 के साथ। अब AgNO3 के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर 2+ और यहां पर 2Cl-, तो 2Cl-, 2Ag+ के साथ मिलकर के 2AgCl का प्रेसिपिटेट बना देंगे, 2AgCl का प्रेसिपिटेट बना देंगे। बोलो भाई मामला ठीक है, इसका मतलब जस्टिफाई कर पा रहा हूं मैं, यस सर। अब प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये था कि बताइए कि ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें
द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विल करस्पॉन्ड टू, अच्छा किस इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये ट्रीट किया जाएगा, मतलब कैटायन एनायन का रेशियो बनाना है। अगर इसको आपने पानी में डाला तो होगा क्या, अरे जो मैं समझा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या होगा NH3 क्लोरीन, यहां पे क्या आएगा 2+। सर आपको कैसे पता 2+ आएगा, अरे नालायक प्राणी 2 क्लोरीन था तो 2 क्लोराइड के फॉर्म में वो टूटेगा तो भैया यहां के खोपड़ी पे 2+ आएगा। अब बताइए कैटायन कितना 1, एनायन कितना 2, तो यही है 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, कैटायन इस टू एनायन का रेशियो बताना होता है इस तरीके से, तो आपको जवाब के तौर पर ये मिल जाएगा। अच्छा सवाल था ना आपके लिए। ये क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ दिस इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HNO3 3 AgCl आर ऑब्टेन्ड, आपको क्वेश्चन मिल चुका है। आप बताइए थोड़ी सी बुद्धि लगाइए जनाब, क्या कह रहा है कि 3 मोल AgCl है, मतलब कि डिब्बे के बाहर 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, डिब्बे के बाहर 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो CrH2O यहां पे 6, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल तो बनाना पड़ेगा ना जी, हाँ तो 3 क्लोरीन हमें बाहर रखना पड़ेगा। है कहीं पे, बोलो 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 बोलो, मामला एकदम सही है। ठीक, आसान है, आसान, इसको आसान कह लेते हैं। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस इज, बताइए इसका करेक्ट आईयूपीएसी नाम क्या बोलेंगे, भैया डाई एमाइन, है ना, डाई एमाइन, फिर क्या बोलेंगे डाईक्लोराइडो, डाईएमाइन डाईक्लोराइडो, कहीं लिखा है डाईएमाइन डाईक्लोराइडो, डाईएमाइन डाईक्लोराइडो, इसके बाद प्लैटिनम, लेकिन 4 नहीं आएगा, प्लैटिनम पर निकाले, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेते हैं, यहां पे क्या करोगे 2, NH3 पे क्या होता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 क्लोरीन का -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है तो X की वैल्यू क्या आ गई, X की वैल्यू +2 आ गई। बोलो आ गई कि नहीं आ गई भाई, +2 आ गई, इसका मतलब प्लैटिनम +2 कहां पे लिखा है जाए, पहला ही सही है क्या, देख लेते हैं, डाईएमाइन डाईक्लोराइडो प्लैटिनम सेकंड, वेरी वेरी गुड, है ना, आसान है। आइए अगला देखते हैं। द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू किलेशन इज कॉल्ड द किलेट इफेक्ट, अच्छा इसका क्या लेना देना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, अच्छा वो थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको, मोस्ट स्टेबल वो कह रहे हैं कि देखो कहां पे किलेशन हो रहा है, कहां पे रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। अरे भैया ये देखो मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ये बाइडेंटेट लिगेंड में ही रिंग बनाने की टेंडेंसी हो सकती है ना, यहां पर ये ज्यादा स्टेबल है। सर कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बताया आपने, ठीक से पढ़ाया करिए। यहां देख मेरे भाई, इसका नाम सुना है, अब नहीं सुना है तो भैया दिक्कत है। इसको कहते हैं ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन जब आयरन के साथ इंटरैक्ट करेगा, आयरन +3 के साथ, तो कैसे इंटरैक्ट करेगा, ये यहां से डोनेट होगा, ये यहां से डोनेट होगा, देखिए रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन यहां पे निश्चित रूप से हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहां पर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। यही बात ऊपर लिखी भी गई थी। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब सिस ट्रांस कहां पर पॉसिबल, पहले में पॉसिबल है। ये देखो जब 2 क्लोरीन रहेगा तभी तो उसको सिस ट्रांस बनाया जा सकता है, जवाब मिल चुका है। अब देखिए इसमें क्या है, 4 सेम है 2 अलग है, तो सिस ट्रांस इजिली पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है बना के दिखाऊं क्या, जैसे मान लीजिए मेटल M है, यहां पर मैं क्या करूंगा, सिस क्या होता है, सिस क्या होता है सर, सिस के केस में 2 लिगेंड जो सेम होते हैं उनके बीच में जो ये थीटा है वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये देखिए यहां पे सिस हो जाएगा। अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो सेम कहानी बनानी है, सेम कहानी बनानी है, सेम कहानी बनानी है। एक लिगेंड L यहां लगाइए, एक लिगेंड यहां लगाइए, ये 180 पर चले गए तो ये ट्रांस हो गए, है ना, तो सिस ट्रांस यहां पर इजिली पॉसिबल है। 2 क्लोरीन दिख रहा है, एक बार क्लोरीन को दोनों यहां कर लीजिए, एक बार यहां कर लीजिए, बाकी वाटर को यहां लगा दीजिए 4 जगहों पर, तो सिस ट्रांस इजिली पॉसिबल है। 1 मिनट। द CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल इज दिस, द CFSE फॉर टेट्राहेड्रल विल बी, इनमें से कौन सा होगा, तो समझे ध्यान से, सिंपल खेल बताऊं, जो डेल नॉट है और डेल टी का एक रिलेशन होता है, डेल नॉट एंड डेल टी का एक रिलेशन होता है, ये स्प्लिटिंग की बात है। टेट्राहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग है उसको डेल टी कहते हैं, डेल नॉट का मतलब जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होती है,
तो होता क्या है समझना, ये जो होता है अगर आप इसका आप क्या करें 45% ले लें, 45% ऑफ डेल नॉट इज इक्वल टू डेल टी, है ना। डेल टेट्राहेड्रल वाला क्या होता है, छोटा होता है क्योंकि उसमें 4 ही लिगेंड होते हैं और ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं। और दोनों की स्प्लिटिंग में यूजुअली ये चीज देखने को मिलता है कि अगर मेटल और लिगेंड सेम रख दिए जाए तो उस समय डेल नॉट जो होता है करीब करीब 45% ज्यादा निकल करके आता है। ठीक है, आइए अब आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है टेट्राहेड्रल वाले का, मतलब आपसे डेल्टी पूछा जा रहा है। देखो यहां पर भी कोबाल्ट है, यहां पर भी कोबाल्ट, यहां पे भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन, मतलब क्या हुआ कि मेटल और लिगेंड दोनों सेम है, तो बस यही वाला बुद्धि लगाना है। अब आपको क्या करना है, 18,000 ये एनर्जी की बात है, सेंटीमीटर इनवर्स लिखा है ना, तो एनर्जी ही है एक तरीके से। तो इसका आप क्या करिए 45% निकाल लीजिए, इसका क्या करिए 45% निकाल लीजिए, इसका जो 45% आएगा वही वैल्यू हो जाएगी। तो 45% कितना होगा भाई इसका, करीब करीब मतलब आप कह दीजिए 9,000 के आसपास आएगा, 50,000 बोलो, 50% तो 9,000 आएगा, 5% और कम कर दीजिए, ये रहा जवाब। ठीक है, बाकी किसी से आसपास भी नहीं दिखेगा। शायद आपको समझ में आ गया हो, बस 45% वाला डेटा थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, नजर नहीं कर पाएंगे आप। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमिडेंटेट लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सो आइसोमेरिज्म पैलेडियम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दिस आर। अच्छा देखते हैं भैया इनमें क्या बदला है, बदला क्या है, हाँ बदला है ना, ये देखो यहां पर है SCN नेगेटिव और यहां पर है NCS नेगेटिव, अंतर समझना, यहां पर है NCS नेगेटिव और यहां पर है SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव एंड SCS नेगेटिव। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है भैया जी, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं। और एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या बनाते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि दोनों को लिंक करने की जो टेंडेंसी है किसके साथ, मेटल के साथ, वो अलग अलग है, एक जगह सल्फर है एक जगह नाइट्रोजन है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म करके हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं भैया, द कंपाउंड्स दिस रिप्रेजेंट, पढ़िए और बताइए जनाब, कुछ गड़बड़ लग रहा है जनाब, यहाँ तो ब्रोमीन है, इसमें ब्रोमीन नहीं है, यहाँ क्लोरीन है, ये तो आइसोमरिज्म सो ही नहीं कर सकते भैया, हैं। आइसोमर सिर्फ वही हो सकते हैं ना जिनके मास तो सेम के निकल के आए, कम से कम मॉलिक्यूलर मास आ ही नहीं सकते। ऑप्शन तो है नो आइसोमरिज्म का, क्या भाई, एक में क्लोरीन एक में ब्रोमीन, आइसोमरिज्म के चांस ही खत्म हो गए, है ना। ए किलेटिंग लिगेंड हैज 2 or more than 2 डोनर्स एटम, ठीक बाइंड रेट्स। अच्छा ये तो देखो यहां तक ज्ञान था। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ किलेटिंग एजेंट, कौन सा ऐसा जो किलेशन का काम नहीं कर सकता, कौन सा ऐसा कुल मिला के जो एक तरीके से मोनोडेंटेट का काम करता है, ये बता दीजिए, है, क्योंकि बाइडेंटेट डाइडेंटेट ये सारे क्या जो किलेशन करने लग जाते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा भैया, ये रहा, पहले लिख दिया इन्होंने। चलो पहले देखते हैं, थायोसल्फेट क्या होता है, थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव, है ना। थायोसल्फेट, सल्फेट जानते हो क्या होता है, थायोसल्फेटो लिखा है, सल्फेट जानते हो क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव इज सल्फेट। थायोसल्फेट का मतलब होता है एक सल्फर एक्स्ट्रा ऐड करना, और एक्स्ट्रा ऐड करते वक्त आप एक ऑक्सीजन हटाते हो तब बनता है थायोसल्फेट, है ना। यहां और इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि आपने ऑक्सीजन हटाया उसके जगह पे सल्फर ला दिया, तो उसको कहते हैं थायोसल्फेट, तो उससे बन जाएगा थायोसल्फेटो। दिस ऑक्सलेटो की बात करें तो C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। ग्लाइसिनेटो ये सब भी है, डाइथाइन। देखो भैया ये तीनों क्या हैं, ये क्या है भैया जी, बाइडेंटेट डाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, ये सारे बाइडेंटेट हैं, 2 डोनर साइड्स हैं दोनों के पास, यहां ऑक्सीजन से डोनेट हो रहा है, यहां ऑक्सीजन नाइट्रोजन से डोनेट हो रहा है, यहां 2 नाइट्रोजन से डोनेट हो रहा है, लेकिन यहां से नहीं डोनेट हो पाता, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा होता है वो तो देखो भैया, बना के दिखाएं क्या, ये है इनका स्ट्रक्चर, ये है जनाब इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पर क्या होता है 5 मेंबर्ड रिंग्स बन जाती हैं आराम से, लेकिन यहां पे 5 मेंबर्ड रिंग नहीं बन रही होती, क्योंकि हमें क्या होता है ये भी चेक करना होता है कहीं 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड बन रही है तो अलाउड है, अदरवाइज 3-4 में अलाउड नहीं होता। तो जवाब के तौर पर ये सवाल का जवाब, आई होप आ गया हो गया यार, बड़ा आसान था, बहुत देर से लगा दिया मैंने लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस नॉट एक्सपेक्टेड
नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड, कौन सा ऐसा जो लिगेंड का काम ही नहीं कर सकता? NO कर सकता है, नाइट्रोजन पास होता है, ये रहा। NH4 पॉजिटिव में आपको पता है कि नाइट्रोजन अगर 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच कर गया और नाइट्रोजन की खोपड़ी पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कहां से करेगा? ना इनके पास डोनेट करने को है, ना तो हाइड्रोजन के पास, तो होता ही नहीं है मान लो, ठीक है। तो इसलिए ये तो लिगेंड का काम करेंगे ही नहीं, बाकी सब करते हैं NOCO। और आपको ये पता है ये कौन है? ये है कौन है ये? इथेन 1,2-डायमीन। अगला, द काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन दिस एंड दिस। कलर से कोई लेना देना नहीं, इनको एक बार चेक कर लो बस। क्या लिखा है? इन्होंने क्या किया, क्लोरीन को अंदर डाल दिया, क्लोरीन को अंदर डाल दिया और एक वाटर बाहर निकाल लिया। तो बताइए ये क्या होगा? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म सिंपल सा दिख रहा है ना? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगा। एग्जैक्टली बोलूं तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगा कि यहां पर वाटर इन्वॉल्व है। यहां पे क्या होगा? वाटर इन्वॉल्व है। वैसे एक चीज और भी होती है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी यहां पे आता है, बट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर आता है सॉल्वेट, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए तो इसलिए हम यहां पे बोलेंगे वाटर का नंबर चेंज हो रहा है। देखिए अंदर यहां पे कोई वाटर बाहर नहीं है, लेकिन यहां कम से कम एक वाटर बाहर है, इस वजह से यहां पे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म करके काम चलाना पड़ेगा जनाब। आइए अगला देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ दिस। अच्छा जी पढ़ो भैया, क्या लिखा है यहां? क्या होगा पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। डाईएमाइन, कहीं लिखा है? 2 जगह पर। डाईएमाइन क्लोराइडो, डाईएमाइन क्लोराइडो, तो हो गया डाईएमाइन क्लोराइडो। फिर अगला क्या है भैया? नाइट्रोजन से जुड़ा है तो नाइट्रीटो एन, नाइट्रीटो एन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा प्लैटिनम सेकंड। हो गया जवाब। ये तो आप निश्चित रूप से कर पा रहे होंगे, शायद मेरी जरूरत इसमें नहीं है आपको, है ना? देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा इसका हमें ऑर्डर दिया गया है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का। आपको पता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किस बात पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। क्या होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट? म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये होता क्या? बोर मैग्नेटॉन क्या है? यूनिट होती है। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। तो हमें क्या करना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर चेक करने हैं। दैट्स इट, कहानी खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं यहां पर क्या है। आयरन, पहले वाले को देखते हैं, ये भी देख लेते चलो। आयरन पे क्या है? +3। आयरन पे क्या है? +3। आयरन +3 का मतलब आप बताइए क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो वैसे जब +2 होता है तो D6 होता है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा सर +3 के टाइम पे। एकदम सही। यहां की बात करें कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+ में क्या हो जाएगा? D6। यहां पर हो जाएगा कोबाल्ट, यहां पे चेक करें कोबाल्ट 3+, तो यहां पर भी हो जाएगा D6। अब देखें भैया जनाब, समझें ध्यान से, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जो पहला वाला है वहां पर आप क्या देखते हो? फ्लोरीन। फ्लोरीन किसके साथ है? मेटल +3 के साथ। आपको क्या बताया था? 3D मेटल हो और उस पर +3 हो, अगर वहां पर फ्लोरीन है तो वो क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। पीछे इनिशियली जब शुरू में मैंने पढ़ाया तो पहले मैंने समझाया कैसे देखेंगे। देखो दोबारा बताता हूं, हमारे मेटल पे +3 है और उसके साथ F नेगेटिव हैलोजन डोनर्स, वो क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। कोबाल्ट 3+ के साथ, कोबाल्ट +3 के साथ ये फ्लोरीन क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा। यहां आपकी बात करें कोबाल्ट 3+ के साथ ये कौन है? ऑक्सीजन डोनर्स, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो आपको पता है कि T2G और EG को कैसे भरना है? पता है कि नहीं पता है? बोलो। T2G और EG को कैसे भरना? पहले मैं इसको भर के दिखाता हूं, क्योंकि ये कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भर दिए जाएंगे। 3 4 5 6 सारे इलेक्ट्रॉन यहीं भर दिए गए, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला इसका मतलब n की वैल्यू 0 है, तो बोर मैग्नेटॉन जो निकलेगा वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट का वो भी 0 आएगा। इसका मतलब इसका सबसे कम आएगा, क्योंकि 0 तो होगा, 0 से छोटा क्या ही होगा। ठीक है जी, तो वैल्यू समझ में आ गई। अच्छा जी, इनमें देखते हैं। अगर ये वीक फील्ड है D5 है तो आपको पता कि 5 के 5 अनपेयर्ड होंगे। अगर 5 अनपेयर्ड होंगे तो 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता, तो ये हो जाएगा। D6 की अगर मैं बात करूं, D6 वीक फील्ड लिगेंड, चलिए देख लेते हैं। जैसे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का बनाया उसी तरीके से D6 हम बना लेते हैं, T2G EG। और अब की बात D6 कौन सा बना रहा हूं मैं? वीक फील्ड लिगेंड का। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा?
बोलो बोलो बोलो, क्या होगा जनाब? आप कहेंगे कि हमें यहां पर ऐसा करना है कि सर 1 2 3 4 5 6 यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहां पे 5, यहां 4, यहां 0, इसका मतलब इन्होंने पहला वाला सही लिखा रखा है। आइए देखते हैं। अच्छा था, कम से कम तो आपको यह पता चलेगा कैसे वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड निकालते हैं हमारे वाले मेथड से। हो सकता है आपको कोई मेथड और आता हो ना। देखिएगा, ये पढ़िएगा क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा कह रहा हूं भैया सावधानी से देख लीजिए। ये देखिए, कार्बन डोनर, ये रहा हमारा नाइट्रोजन डोनर, ठीक है, फिर आएगा ऑक्सीजन डोनर, और इसके बाद हेलोजन डोनर आता है F नेगेटिव, लेकिन F नेगेटिव के जस्ट बाद आता है सल्फर की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स कैटायन हैज 2 आइसोमर्स इज। इनमें से कौन सा ऐसा जहां पर 2 आइसोमर्स आएंगे? यहां पे तो आ नहीं सकते, यहां पे पांचों सेम है, एक अलग नहीं आ सकते हैं। यहां सब में 5 सेम है, यहां भी 5। अच्छा, ओह देखिए क्या मिल गया, क्या मिल गया भैया? NO2। NO2 क्या करता है भैया जी? एक बार नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्शन बनाइए, एक बार ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्शन बनाइए, नाइट्रीटो N नाइट्रीटो O, है ना। तो यहां से आपको मिल जाएगा, ये क्या है, यहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म मिलेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म मिलेगा, 2 लिंकेज आइसोमर्स मिलेंगे क्योंकि एम्बिडेंटेट लिगेंड NO2 नेगेटिव प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। इसमें से कौन सा ऐसा जो डबल सॉल्ट है? देखिए, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4, ये क्या है? FeSO4 भी मतलब नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट भी करता है। तो ये 2 अलग अलग सॉल्ट्स एक साथ रहने, नो डाउट आपस में ये दोनों रिएक्शन भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसका मतलब हाँ, ये डबल सॉल्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये डबल सॉल्ट है। अगला देखिए, लेकिन ये देखो CuSO4.4NH3.H2O, ये आप सही से देखें तो एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स है। आपने पढ़ा होगा CuNH3 4 टाइम, ऐसा पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है क्या? CuNH3 4 टाइम, यहां पर आता है 2+, फिर हो जाएगा सल्फेट पर 2 नेगेटिव डॉट वाटर। तो एक्चुअली ये देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा एग्जिस्ट करता है। इस वजह से ये तो भैया जी डबल सॉल्ट नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अगला देखें, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट, ये तो फिट करी है जी आपका एलम, इसका हाँ, ये क्या है? ये डबल सॉल्ट है। ये देखिए, FeCN ट्वाइस 4KCN, आपको पता है क्या बनता है? K4FeCN6, K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, ये भी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ। 2 क्या हो गए? डबल सॉल्ट। अब छांट लेना यार, इतना तो कर दोगे। सर नहीं सर, पूरा कराया करिए, इसे छोड़ के जाते हो मजा नहीं आता। पहला और तीसरा, ये रहा पहला ही जवाब सही। आइए अगला करते हैं। टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स आइडेंटिफाई द कंपाउंड यूज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। EDTA नहीं यूज करते, EDTA बल्कि यूज करते हैं लेड पॉइजनिंग में, ठीक है। पेनिसिलिन किस में यूज होता है आपको भी पता है, हाँ, ये रहा आपका सिस्प्लैटिन। और ये सिस्प्लैटिन में क्या रहता है? प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है। सिस्प्लैटिन क्या रहता है? प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है ना। PtCl2NH3 बन जाता है ना, ये तो सुना होगा। तो ये काम आता है। तो B एंड D, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओए है, मैच द कॉलम आ गया क्या? आइए क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, जहां पर आप गलती कर ही देते हैं क्योंकि आप बायोलॉजिकल यूजर्स ये सब पढ़ते नहीं हैं। ध्यान से, इत्मीनान से, प्यार से कृपया एक बार देखने की कोशिश करें। यहां पर क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? ब्लड पिगमेंट किसका होता है? ये बताइए। विटामिन B12 में कौन होता है? विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? सर विल्किंसन कैटलिस्ट रोडियम का बना है। और विटामिन B12 की बात करें तो यहां पर कोबाल्ट प्रेजेंट है सर। अगर मैं क्लोरोफिल की बात करूं सर, यहां मैग्नीशियम होता है। रेड पिगमेंट, यहां पर ब्लड पिगमेंट की बात करूं तो आयरन होता है। ये मैच द कॉलम है, कृपया इसको याद कर लीजिए, आ गया तो फंस जाइएगा, है ना। देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल, ये जितने भी लिखे एक भी बेकार नहीं है, सब काम की बात है आपके। मुझे पता कई लोगों को नहीं आता, इसको कृपया याद करें कि ये मेटल्स पाए जाते हैं इनमें, है ना। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है भैया? यहां पे लिख दिया है कॉम्प्लेक्स और यहां पे लिखा है हाइब्रिडाइजेशन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो आसान ही होगा आपके लिए। आइए देख लेते हैं। देख लो भैया जी, आइए देखते हैं क्या लिखा है। पहला Cr+3, क्रोमियम +3 है। अच्छा जी,
क्रोमियम प्लस 3 का मतलब क्या हो गया? क्रोमियम प्लस 3 का मतलब है D3, D3, ठीक है। और हमें पता कि यहां पर अगर D3 सिस्टम है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 है, ये रहा, जवाब मिल गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने नंबर से मिला दिया कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उससे मिल गया मेरा ये जवाब, है ना। और यहां पे चेक करिएगा D2sp3 आएगा, ये गारंटी है, शुरू में ही पढ़ाया था कि अगर D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या आएगा? D2sp3 आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब देखें COCN4, तो यहां पर आप क्या देखते हो कि कोबाल्ट है, और कोबाल्ट पे क्या आएगा? क्या आएगा मेरे भैया? 2+। कोबाल्ट 2+ का मतलब क्या होगा? D7, यही होगा ना, बोलो भैया। लेकिन 4 है यहां पर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब एक बात देखो, D7 है, D7 है, लेकिन यहां पर कह रहा है CN नेगेटिव है, क्या? CN नेगेटिव है। बताइए यहां पर क्या होगा? D7, तो एक बार भर के देखें क्या, क्योंकि बिना भरे समझ नहीं आएगा। वैसे यार ये क्वेश्चन करने का हमारा मन नहीं है, कारण ये है कि तुमको गुरु कुछ काम नहीं दिया है, हर बार मैं कुछ ना कुछ काम देता हूं। मुझे होमवर्क में ये जानना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, इसका कुछ नाम लिख देते हैं। इस क्वेश्चन का नाम है, मैं अपने नाम पे लिख देता हूँ भैया OP, लेकिन हमारे यहाँ एक टाइटल चलता है ज्वाला OP, है ना। तो ज्वाला OP आप इसमें ऑप्शन लिख दीजिएगा नीचे, ये आपको होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा आसान सी बात है यार, शुरू में पढ़ाया उसका यूज करना है आपको, इनिशियली जो पढ़ाया उसका यूज करना है, ठीक। आइए अगला देख लेते हैं, आसान था इसलिए दिया है, ठीक है, फिर बुद्धि लगाएंगे तभी मजा आएगा आपको। यहाँ पे क्या है? 4 देखिए लिगेंड सेम है, 2 अलग, तो इसका मतलब सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल, इतना आसान है भाई। फिर यहाँ पे देखिए कोई लिंकेज आइसोमेरिज्म वाला है क्या? NO2 ONO, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर देगा, ठीक है। 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन जाएं तो इस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आ जाता है। कितना आसान पूछ लिया जी। यहां पे क्या? सिस COEN ट्वाइस Cl2, सिस EN, अच्छा COEN ट्वाइस है, तो यहां पर बना के चेक कर लेते हैं ना। देखिए COEN का मतलब जानते क्या होता है? इथाइलिन डायमीन। सिस कह रहा है और 2 क्लोरीन इन्होंने दे रखे ना, हाँ क्या भाई, ये रहा 2 क्लोरीन है, सिस का 2 क्लोरीन, तो 1 क्लोरीन मैं यहां लगा देता हूं, 1 क्लोरीन मैं यहां लगा देता हूं, यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, इसको लिंक कर दीजिए, यहां नाइट्रोजन है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? EN का। तो क्या यहां पर कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि ये देखिए ये ऐसे कनेक्टेड है और ये ऐसे कनेक्टेड, कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकती, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। अगर यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ये लो आइसोमेरिज्म आसान हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। वैसे एक चीज और भी देखो, यहां पर एक चीज और एक जगह और मैच कर रहा है, जैसे देखो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ना, तो यहां तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आ सकता है, क्लोरीन अंदर कर दो, NO2 बाहर कर दो, तो आयनाइजेशन भी सही है। अगर आप मैच कराओ, ऐसा कोई ऑप्शन हो तो देख लेना, है ना, क्योंकि आयनाइजेशन भी तो हो सकता है, लिंकेज तो है ही, चलो NO2 की वजह से, है ना। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कोबाल्ट, यही सब पूछोगे क्या मेरे से भाई? निकाल के चेक करो, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक करो। ये होमवर्क 2 है भाई, OP ज्वाला क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, आसान है भैया, है ना। आइए देख लेते हैं। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन करा देता हूं। टॉक्सिक मेटल आयंस आर रिमूव्ड बाय किलेटिंग लिगेंड, एकदम सही, जैसे EDTA यूज किया जाता है लेड पॉइजनिंग को दूर करने के लिए, ठीक है, ये बात तो एकदम सही है। किलेट कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू बी मोर स्टेबल, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसकी वजह से ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा है ना। ये तो नहीं कहीं बता रहा कि कैसे ये टॉक्सिक मेटल को हटाते हैं, ऐसा कुछ एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा है नीचे वाली लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये रहा, बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एकदम बात सही है, ठीक। अगला देखते हैं, आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये कह रहा है कि दोनों रिड्यूसिंग नेचर के हैं। तो देखो यहां पर क्या है, क्रोमियम पे, यहां है क्रोमियम पे +2, क्रोमियम पे +2, यहां है आयरन पे +2। आपको पता है कि आयरन अपने आप को आयरन +3 में जाकर के ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहां उसको D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो हाँ ये रिड्यूसिंग नेचर का है। और अगर मैं क्रोमियम 2+ की बात करूं तो ये D4 है, और D4 अपने आप को
एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके D3 बनाता है और क्रोमियम का +3 बनता है। सर D3 कैसे ज्यादा स्टेबल होगा उसको समझाता हूं, यहां आओ। D3 जो है इसलिए स्टेबल हो पाया क्योंकि T2G और EG में जाकर के अगर देखें, थोड़ा और अंदर घुसना पड़ेगा इसके लिए, तो हम देखते हैं कि हमें T2G यहां पर हाफ फिल्ड मिलता है, यहां पर तो D5 तो d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, लेकिन यहां T2G हाफ फिल्ड, इस वजह से ये जो है इसमें कन्वर्ट होना चाहता है। इसका मतलब क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 में जाना चाहता है, आयरन +2 आयरन +3 में जाना चाहता है। इसका मतलब दोनों खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। अगर दोनों खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो रिड्यूसिंग नेचर के होंगे क्योंकि दूसरे को रिड्यूस कर रहे होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर d ऑर्बिटल्स, हाँ दोनों में प्रेजेंट है, यहाँ 5 6, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड है, ये बात भी सही है। तो दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहीं से भी नहीं है। आइए अगला देखते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेड लिगेंड, बात सही है। जब तक एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं होगा तब तक लिंक जो मेटल के साथ बन रहा है वो में डिफरेंट नहीं आएगा, तो इसका मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म तब क्रिएट नहीं होगा। तो एम्बिडेंटेड की वजह से ही लिंकेज आइसोमेरिज्म आता है, ये बात एकदम सही है। एम्बिडेंटेड लिगेंड हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, 2 डोनर, वैसे तो देखो तो 2 डोनर एटम होते हैं अलग अलग, तभी ये बात सही हो पाती है ना। जैसे NO2 में ले लो एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, बात सही है क्या? यस, तो ये देख लेना। अगला क्या है? द कॉम्प्लेक्स ऑफ Ml6 एंड दिस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कह रहा है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, सही बात है। सिस ट्रांस के लिए कम से कम 2 लोगों का सेम होना जरूरी है। सॉरी क्या बोला मैंने कि एक्चुअली पहले 2 लोगों का सेम होना जरूरी नहीं है, ऐसे बोलेंगे कि भैया M है, एक मान लो L4 लिखा है तो एक L-L2 होना जरूरी है। मतलब 2 लिगेंड्स होने चाहिए, 2 टाइप के लिगेंड्स होने चाहिए, और एक में मान लो अगर 2 है तो एक 4, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए ज्योमेट्रिकल के लिए, कम से कम इतना होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए 6 के 6 सेम है, 5 सेम है। हमने क्या बताया? 4 सेम हो सकते हैं, 2 अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिस ट्रांस पॉसिबल यहां नहीं है, ठीक है। डू नॉट शो, इसका मतलब लाइन सही है, ये कभी नहीं शो करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6, कैसी फालतू बातें कर रहा नालायक। ऑक्टाहेड्रल में तो भर भर के ज्योमेट्रिकल है ना। आइए अगला देखते हैं। एफिशिएंस 6 3 नेगेटिव आयंस shows the magnetic moment corresponding to 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चेक कर लेते हैं भैया। ये कह रहे हैं कि आयरन की खोपड़ी पे +3 है, कैसे पता चला? यहां से निकाल के चेक करिए। आयरन +3 है और जो हमारा Cl नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सर ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला आपको कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? अरे भैया कार्बन डोनर्स क्या होते हैं? मेटल +3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और आपको पता है कि अगर आयरन पे +3 आ गया, इसका मतलब D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पर आएगा। बोल मेरे भाई क्या आएगा? D6 आएगा, और D6 है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसका मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भर के देख लें क्या? भर के देख लें भैया जी। 6 हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 1 2 3 4 5 6 सारे पेयर्ड हो गए, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये लाइन तो गड़बड़ साबित हुई, असर्शन गलत है। इट हैज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये बात सही है कि हाँ भैया यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। देखो कैसे पता चला, अब वो भी समझना जरूरी है। हमें पता चला D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है, तो D6 का मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि इसके अंदर क्या है? 5 डिब्बे होते हैं, 5 में क्या करना भैया? पेयर करने पड़ेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर ये आयरन का 3D है और आयरन का 4s रहा, ये आयरन का 4p रहा, ये तो यहां देख लीजिए क्या हो रहा है? ये दोनों और ये सारे आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपस में यहां से लेकर के वहां तक सारे मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद ये बताओ क्या बनाएंगे मेरे भाई? ये क्या बनाएंगे? आप कहेंगे कि भैया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। ये स्टेटमेंट सही बट ऊपर वाला गलत साबित हुआ। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और मुस्कुराते रहिए। देखिए यू के अंदर मुस्कुराहट है, इसका मतलब आपको मुस्कुराना बहुत जरूरी है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।